नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 9 दिसंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। 90 ईयर ओल्ड बिकम्स फर्स्ट पर्सन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड टू रिसीव एन अप्रूव्ड वैक्सीन। देखिए, मार्गरेट कीनन नाम की एक वुमेन है, काफी बूढ़ी है, ये 90 साल की हैं, ग्रैंड मदर हैं 4 बच्चों की। ट्यूसडे को पहला, आप कह सकते हो कि कोरोना वायरस का जो इम्यूनाइजेशन कैंपेन चलेगा यूनाइटेड किंगडम में, आपको पता है कि यूनाइटेड किंगडम ने फाइजर की वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है। तो इस वैक्सीन की जो पहली शॉट या आप कह सकते हो पहला जैब मिला, जैब बोलते हैं ब्रिटेन की लैंग्वेज में, ब्रिटेन के लोगों की लैंग्वेज में, तो ये मिला मार्गरेट कीनन जी को। ठीक है, इनका बर्थडे है, मतलब आप कह सकते हो बर्थडे प्रेजेंट हो गया, अगले ही हफ्ते ये 91 ईयर्स की हो जाएंगी। तो ये जो यूके का वैक्सीनेशन एफर्ट है, ये फॉर्मली शुरू हो चुका है। ये वायरस पहले चाइना में आया था और दुनिया भर में 67 मिलियन पीपल को इन्फेक्ट कर चुका है, 1.5 मिलियन लोगों को जाने जा चुकी हैं। अगले कुछ हफ्तों में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है कि शायद कुछ कोविड-19 की वैक्सीन कैंडिडेट्स को अप्रूवल दिया जाए। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये इंफॉर्मेशन आपको काम आएगी। फिर नेपाल और चाइना ने मिलकर रिवाइज्ड हाइट अनाउंस की है माउंट एवरेस्ट की। तो जो नई हाइट होगी माउंट एवरेस्ट की, वो होगी 8,848.86 मीटर, 8,848.86 मीटर। पहले कितनी थी? तो पहले थी लमसम 8,848 मीटर। देखिए, माउंट एवरेस्ट का एक साइड नेपाल में खुलता है, दूसरा साइड चाइना में खुलता है, तो दोनों ने मिलकर इस हाइट को कैलकुलेट किया है। एक हाई प्रोफाइल वर्चुअल सेरेमनी में नेपाल और चाइना ने मिलकर इसकी हाइट को डिक्लेयर किया है। फिर यहाँ पे इनके प्रेसिडेंट भी लेटर्स एक्सचेंज कर रहे थे, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स भी थे। साथ में ये लोग बात करते हैं कि हम एक दूसरे के बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। एवरेस्ट को सागरमठ बोला जाता है नेपाल में, चाइना में इसको माउंट कोमो लोंगमला बोला जाता है। एक इंपॉर्टेंट सिंबल है चाइना नेपाल की फ्रेंडशिप का। चाइना के जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, इन्होंने क्या बोला? इट इज अ पीक ऑफ चाइना नेपाल फ्रेंडशिप। चलो भैया, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे पड़ता है ये। अगर साइंटिस्ट का एस्टिमेट देखा जाए तो एवरेस्ट की उम्र 5 से 6 करोड़ साल पुरानी है। लेकिन अगर आप जियोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो 5 से 6 करोड़ का टाइम पीरियड एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड नहीं है। अभी भी जो एवरेस्ट की हाइट है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा रही हैं, जिसके चलते इस माउंटेन की हाइट हर साल कुछ इंच से बढ़ जाती है। हालांकि इसकी वेदरिंग भी हो रही, इरोजन भी हो रहा है, तो वेदरिंग इरोजन के चलते इसकी जो पीक्स हैं वो पॉइंटेड हो जाती हैं, थोड़ी बहुत हाइट इसकी कम होती भी है, बट ओवरऑल हाइट इसकी बढ़ रही है। तभी आप देख सकते हैं कि 8,848 मीटर से बढ़ा के इस हाइट को कर दिया गया 8,848.86 मीटर, इंडिया सॉरी नेपाल और चाइना के द्वारा। ये आपको सामने माउंट एवरेस्ट नजर आ रहा है, भारी चोटी। कभी हो सकता है कि आपका भी दिमाग खिसक जाए और आप बोले कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों जनरल स्टडीज पेपर में चीज़ आपको काम है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस को देखने के लिए और मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम ग्रुप का चैनल भी नीचे दिया, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपको जिन नोट्स का जवाब दूंगा। तो भाई, $300 मिलियन की एक चाइनीज टायर फैक्ट्री खोली जाएगी श्रीलंका में। देखिए, श्रीलंका अगर बात की जाए, काफी हद तक वो चाइना के लोनों से ढका हुआ है। अभी के लिए अगर बात की जाए तो श्रीलंका का बजट आया और इस बजट के दौरान काफी हद तक इस बात पे डिपेंडेंस थी कि भाई चाइना की तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट आएगी। तो 2021 का बजट रिवील किया प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजापक्सा जी ने, और इस बजट के बेसिस पे अभी चाइना की रियल एस्टेट डेवलपमेंट, देखिए, अगर आप चाइना की बात करो तो चाइना में कोलंबो पोर्ट सिटी बनाई जा रही है, और उस कोलंबो पोर्ट सिटी को बनाने में श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट सिटी बनाई जा रही है, और उस कोलंबो पोर्ट सिटी को बनाने में चाइना का एक बहुत बड़ा रोल है। तो जो समुंदर है, उस समुंदर में से बहुत सारी जमीन को रिक्लेम किया गया है और ये पोर्ट सिटी बनाई गई है। जो इलाका है श्रीलंका की कोलंबो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट का, वो डबल हो गया है। जो लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट था वो 1.4 बिलियन डॉलर्स का था, 2014 में शुरू हुआ था और अब बन के पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए महिंदा राजापाक्सा जी ने काफी पैसा उठाया है। किससे? चाइना से। 2005 से लेकर 2015 के बीच में जब राजापाक्सा साहब प्रेसिडेंट थे, उस समय पे भी इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाइना से लोन लिए हैं। आप देखिए, 1.4 बिलियन डॉलर का लोन श्रीलंका चाइना को वापस नहीं कर पाया, तो हम्बन टोटा पोर्ट 99 ईयर्स की लीज के पास चला गया। किसके पास? चाइना के पास। और अभी भी अगर आप देखोगे तो चाइना ने एक 300 मिलियन डॉलर की टायर फैक्ट्री खोली है श्रीलंका में, एक स्ट्रेटेजिक डीप सी पोर्ट के पास। तो कहीं ना कहीं जो बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है चाइना का, वो काफी हद तक श्रीलंका की इकोनॉमी के अंदर घुस चुका है। तो भले ही श्रीलंका में प्रोटेस्ट हो कि नहीं भाई, हमको चाइनीज अपनी इकोनॉमी के अंदर नहीं चाहिए, बट कहीं ना कहीं जो श्रीलंका के पॉलिटिकल मास्टर्स हैं
वो चाइना के पैसे पे बहुत हद तक डिपेंडेंट है। और इसका जो लेटेस्ट प्रूफ है वो ये है कि $300 मिलियन की एक चाइनीज टायर फैक्ट्री खोली गई है श्रीलंका में। ऐसे और बहुत से प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं श्रीलंका ने चाइना ने कोलंबो में। जैसे कि चाइना ने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है श्रीलंका में, उसको दुनिया को वर्ल्ड्स एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट बोला जाता है, क्योंकि उसमें ज्यादा फ्लाइटें आती नहीं है। तो एयरपोर्ट तो बहुत बड़ा बना दिया है, बट फ्लाइटें वहां पे ज्यादा रुक नहीं रही, क्योंकि श्रीलंका एक टूरिज्म हब है, बट इतना बड़ा हब नहीं है। जब भी एक एयरपोर्ट को फेमस बनाना होता है ना दोस्तों, वो एयरपोर्ट एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर होना चाहिए। जैसे कि दुबई की बात कर लीजिए, जैसे लंदन की बात कर लीजिए। तो मान लीजिए आप सेंट पीटर्सबर्ग में हो और आपको जाना है ब्राजील, तो मोस्ट प्रॉब्ली सेंट पीटर्सबर्ग से जो फ्लाइट उड़ेगी वो या तो दुबई में हॉल्ट लेगी ब्राजील जाने के लिए, या लंदन में हॉल्ट लेगी ब्राजील जाने के लिए। इस तरीके का हब बनाना पड़ेगा श्रीलंका को अगर आपको इतने बड़े एयरपोर्ट्स को सक्सेसफुल करना है। वो श्रीलंका बन नहीं पाया, बट कहीं ना कहीं जो चाइनीज की इन्वेस्टमेंट है श्रीलंका में काफी ज्यादा है। ये जो मैप है ये आपको दिखा रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। ये जो लाल रंग की लाइन इधर ऊपर दिखा रही है, ये दिखा रहा है कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो लैंड बॉर्डर्स में कहां कहां से गुजरता है। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज से होता 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 टर्की से होता 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 रशिया में घुसता है, और फिर आपका नॉर्दर्न यूरोप में भी है और सेंट्रल यूरोप में भी है। वहीं पे ये जो ब्लू वाली लाइन आपको नजर आ रही है, ये ब्लू वाली लाइन चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो आपका समुंदर में कैसा है ये दिखाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसको चाइना बहुत एग्रेसिवली परस्यू कर रहा है, इंडिया को वो पार्ट नहीं बना पा रहा है। रीजन बीइंग कि इंडिया ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बनने से मना कर दिया। रीजन बीइंग ये जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना यहाँ वाला, ये जो हिस्सा है जहां पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से निकलता है जो कि इंडिया का इलाका है। तो ऑब्वियस बात है इंडिया कभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनने वाला है नहीं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। नेक्स्ट है बिल्डिंग ब्रिजेस इन द फॉरेस्ट टू हेल्प वाइल्ड लाइफ। देखिए एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव, और इस इनिशिएटिव का आपको इस फोटो से पता चल जाएगा। आप नीचे देखिए रॉयल बंगाल टाइगर चल रहा है और नेशनल हाईवे 44 ऊपर से जा रहा है। ब्रिजों से हमने नेशनल हाईवे 44 निकाल रखा है। चांसेस ये थे कि नीचे की जमीन पे भी नेशनल हाईवे 44 निकाल सकते थे, बट इस तरीके के जो टाइगर्स और दूसरे जानवर हैं जो कि इन पाथवे का इस्तेमाल करके जंगल से जंगल के बीच में जाते हैं, उनके रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। उसी तरीके से ऊपर की फोटो में देखिए एक ब्रिज सा ऊपर की तरफ बना रखा है। ये ब्रिज क्या है, तो मंकीज, स्क्विरल्स, ये जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, ऑब्वियसली बात है सड़क में जाने में उनकी जान जा सकती है। सड़क की जो टेरेन है वो उनकी लोकल जियोलॉजी के हिसाब से नहीं है, तो ये छोटे छोटे ब्रिजेस बना दिए ताकि इनकी जो लोकल जियोलॉजी है वो इफेक्ट ना हो। तो रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन इन द नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, इन्होंने पहला इको ब्रिज बनाया फॉर स्मॉलर मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। अब इस तरीके के इको ब्रिज केवल रामनगर में नहीं, देश भर में बहुत और सी जगह पे बने हुए हैं। तो ये जो इको डक्ट होते हैं, इको ब्रिजेस होते हैं, जहां जहां से भी रोडें निकल रही हैं, जहां जहां से भी ट्रेन निकल रही हैं, ये ब्रिजेस जगह देते हैं इन जानवरों को निकलने के लिए। तो जो छोटे ब्रिजेस होते हैं, जो कैनोपी ब्रिजेस होते हैं, जो ऊपर से जाते हैं, वहां से मंकी, स्क्विरल्स, दूसरी आर्बोरियल स्पीशीज निकल सकती हैं। और जो अंडर पास टनल्स होते हैं, ओवर पास टनल्स या वायाडक्ट्स होते हैं, उससे बड़े बड़े जानवर निकल सकते हैं, लार्जर एनिमल्स, जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर मैंने आपको दिखाया। तो वाइल्ड लाइफ कनेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए वो बहुत जरूरी है। यहां पर अगर देखो दोस्तों, इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं, वाइल्ड लाइफ ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हिसाब से 50,000 किलोमीटर ऑफ रोड प्रोजेक्ट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया इन 5 to 6 years। बहुत सारे हाईवेज को अपग्रेड किया गया है ताकि ऐसे जानवरों के लिए जो डक्ट्स हैं, जो पासवेज हैं, वो बनाए जा सके। अब रीजन इसका ये है दोस्तों कि देखिए जो स्टेट हाईवेज होते हैं, वो नेशनल हाईवेज होते हैं, वो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टेट हाईवे 33 की बात करिए तो कर्नाटका में जो नागरहोल टाइगर रिजर्व है उसके थ्रू निकलता है। तो वहां पे जरूरी है कि इस तरीके के डक्ट दिए जाए, नहीं तो इन वाइल्ड लाइफ लोगों की, इन वाइल्ड लाइफ की जानवर की जो मूवमेंट है ना वो ब्लॉक हो जाएगी। फिर नेशनल हाईवे जो 37 है वो काजीरंगा कार्बी एंगलोंग लैंडस्केप से निकलता है। इसीलिए एनिमल पाथवे बनाना जरूरी है, और इस प्रकार के इनोवेटिव एनिमल पाथवेज इंडिया भर में बनाए जा रहे हैं। रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में रिसेंट अभी एक ऐसा पाथवे बनाया गया है, इसलिए ये न्यूज में। तो पहला फर्स्ट इको ब्रिजेस ऑफ स्मॉल मैमल्स एंड रेप्टाइल्स इन रामनगर फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट डिवीजन ऑफ द नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, जनरल स्टडीज पेपर 3 में आपको ये काम आएगा। फिर बात करते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। देखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स एक इंडेक्स है जिसको रिलीज करता है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट जर्मन वॉच और CAN क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ये दोनों लोग मिलकर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज करते हैं। अब अगर आप देखो तो ये ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स ये रेट करता है 57 ग्रीन हाउस एमिटर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस एमिट करने वाली कंट्रीज दुनिया भर की, उनको ये रेटिंग करता है।
और दुनिया भर में तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस एमिट करने वाली कंट्री कौन सी है? इंडिया। नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे यूएसए। तो 57 ये जो ग्रीन हाउस एमिटर्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 90% ऑफ द ग्लोबल एमिशंस। दुनिया भर का जो 90% एमिशन है वो इन 57 कंट्री से होता है। इस इंडेक्स के बेसिस पे आप कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हो कि उन्होंने इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए क्या मिटिगेशन एफर्ट्स लिए, इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी वो कैसे लेके आए। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया टॉप 10 में है। ओके, लगातार दूसरे साल इंडिया टॉप 10 में रहा है। चाइना जो कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैस का, वो 33rd पोजीशन में दुनिया भर में। इंडिया 2014 में 31st पोजीशन में था। इंडिया 10वीं पोजीशन में आ गया पिछले साल, और 2020 में हम लोग अंडर 10 में आ गए हैं। तो मतलब 2 साल लगातार हम लोग अंडर 10 में रहे। अगर आप G20 कंट्रीज की बात करिए तो G20 में केवल 2 ऐसी कंट्रीज हैं जो टॉप के रैंकर्स में आते हैं, यूके और इंडिया। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ही ऐसी 2 कंट्रीज है जो टॉप 10 में है व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। मतलब कि वो कंट्रीज जो रियलिस्टिकली क्लाइमेट चेंज को रोकने की कोशिश कर रही हैं, तो वो है इंडिया, यूके। अगर आप बाकी कंट्रीज की बात करिए, सऊदी अरेबिया, यूएसए, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ये भैया बहुत नीचे हैं इस इंडेक्स में, ठीक है ना। तो ये सब बातें यहां पे बोली गई हैं। ओके, तो इंडिया इज इन टॉप 10 ऑफ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है जो आप कहीं पे कोट कर सकते हो। किसके हिसाब से? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के हिसाब से। कौन रिलीज करता है? न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इसको इंक्लूड करता है। अब इंडिया ने ऐसा किया क्या क्या है? तो इंडिया ने नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज लॉन्च किया। इंडिया ने बोला कि नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज हम लोग 40% पावर कैपेसिटी बनाएंगे। इंडिया ने बोला कि 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग सिंक बनाएंगे। नेशनल क्लीन एनर्जी फंड को लॉन्च किया गया 2010 में। ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 33 से 35% तक कम किया जाएगा 2030 तक, 2005 के रेफरेंस के हिसाब से। और इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जनरल स्टडीज पेपर 3 में आपका काम आएगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।